हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी देख रहे हैं जो आपका 11वीं क्लास का था, जिसमें भारत का भौतिक पर्यावरण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इसमें। और ये पूरा जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय मरुस्थलों के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत का भूआकृतिक विभाजन की बात हम लोग कर रहे हैं। और इस विभाजन में हम लोगों ने उत्तर और या उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के बारे में देख लिया, मैदानों के बारे में देख लिया, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देख लिया। अभी देखना है हम लोगों को भारतीय मरुस्थल के बारे में। तो यहाँ से देखिए कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत को कितने भूआकृतिक खंडों में डिवाइड किया गया है। तो आप क्या लगाएंगे? 6 भाग यहाँ पे। ठीक, ये एनसीईआरटी से ही मेन है। और इसका शुरुआत का पार्ट देख लीजिए, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, 2 नंबर देख लीजिए, वहाँ पे अन्य आधारों पे भी हमने वर्गीकरण की बात कही है। और ये लेक्चर नंबर 2 आपको कहाँ से मिल जाएगा? प्लेलिस्ट आप चेक करिएगा, वहाँ पे भारत का भूगोल नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसको आप चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर हमारे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आप लोगों का इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का जो करंट अफेयर्स चल रहा है उसकी टोटल 9 सीरीज हो चुकी है, उसको भी आप लोग देखना ना भूलिए। क्योंकि इसका जो टोटल इन्वायरमेंट या ज्योग्राफी की सीरीज आपकी चल रही है, ये पूरा आपका इसमें इंडिया का भी पार्ट कवर हो जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ पार्ट इसमें कवर हो जाएंगे। इसके अलावा इन्वायरमेंट सेक्शन का तो कवर होगा ही। और पूरा एकदम डाटा जो है आपका करंट बेस्ड डाटा है, 2023-24 की मैं बात कर रहा हूँ। तो पिछले 1 साल का जो करंट से रिलेटेड डाटा है वो पूरा इसमें समराइज किया गया है। तो इसको जरूर आप देखिए, क्योंकि कई बार आप देख रहे हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपका करंट बेस्ड पूछे जा रहे हैं। अभी देखिए तटीय मैदान और द्वीप समूह, इसके बाद हम लोग देखेंगे। पहले यहाँ पे मरुस्थलों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का कल का लेक्चर हुआ था उसमें हम लोग भारत के भूगोल का जो प्रायद्वीपीय पठार में हमने दक्कन के पठार को भी देखा, मालवा पठार को देखा, छोटा नागपुर पठार को देखा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, दंडकारण्य, मध्यवर्ती उच्च भूमि, उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने उसमें डिटेल्ड में सॉल्व किया, यानी डिटेल में आपका देखा। क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपके जो पूछे जाते हैं यहीं से पूछ दिए जाएंगे। जैसे पूछ दिया जाएगा बुंदेलखंड पठार कहाँ पे, बघेलखंड पठार कहाँ पे है, मालवा पठार किसके उत्तर में है या किसके दक्षिण में, किनके बीच पड़ता है, दंडकारण्य वाले में कौन सा क्षेत्र आता है, इन सभी के बारे में वो हमने आपको डिटेल में समझाया। तो पिछला वाला जो वीडियो उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम लोग मरुस्थल का शुरुआत करते हैं। तो विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह तो जनरली मरुस्थल जो होते हैं जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल हो, रेनफॉल यानी कि आपका यहाँ पे वर्षा की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे कम वर्षा इससे ज़्यादा हो तो ये मान लिया जाता है कि ये जो एरिया है वो कैसा है? मरुस्थली क्षेत्र है। अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में देखा जाता है और उबड़ खाबड़ भूतल है जिसपे बहुत से अनुदैर्ध्य रेतीले टीले भी हैं। अनुदैर्ध्य का मतलब ऐसे खड़े हुए, ठीक है, तो टीले भी हैं और बरखान भी यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल की हम लोग बात करें तो 150 मिलीमीटर से कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह होता है कि ये एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र होते हैं। इन्हीं स्थलाकृतिक गुणों के कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि जो मेसोजोइक टाइम पीरियड था, इस काल में जो ये मरुस्थल था ये कैसा था? समुद्र का क्षेत्र था, जिसकी पुष्टि हम लोग आज के जो जीवाश्म या कास्ट जीवाश्म पार्क है उसमें उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर करते हैं, तथा जैसलमेर के निकट जो ब्रह्मसर के आसपास समुद्री निक्षेप होते हैं वहां से। ठीक, तो कास्ट जीवाश्म की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आकी गई है। यद्यपि क्षेत्र की जो भूगर्भिक चट्टानी संरचना रही है वो प्रायद्वीपीय पठार का भी विस्तार के रूप में है। इसलिए शुष्क दशाओं के कारण इसकी जो धरातली आकृति है उसमें क्या हुआ? परिवर्तन देखा गया है। अब यहाँ पे देखिए जो टीले हैं, यहाँ में देखिए भारतीय मरुस्थल, और इसमें देखिए बालू के टिब्बों की पहचान। टिब्बे कौन से? ये देखिए ये वाला जो है ना इधर, ये सब, ये क्या है? ये बालू के टिब्बे हैं। अब जैसे कि अब इस तरह से टिब्बे का मतलब डिब्बे मत समझिएगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे शेप बन जाता है, बल्कि ये शेप ऐसे इतने दूरी आकारों में बनेगा। ठीक, जिसमें आपका बरखान हो गया, अनुदैर्ध्य स्थलाकृतियाँ आती हैं। यहाँ पे कह रहा है भौतिक अपक्षय और पवन की क्रिया के द्वारा ये निर्मित होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे आपका
शुष्क दशाओं के कारण जो इसकी धरातलीय आकृतियां होंगी वो कैसे बनेंगी मरुस्थलों में, भौतिक अपक्षय हो गया या पवन क्रिया के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सक्रिय होती है वो कौन सी क्रियाएं होती हैं, शुष्क पर्दन या आपका पवन की क्रिया यहाँ पे ज्यादा सक्रिय होती है। यहाँ की जो प्रमुख स्थलाकृति है इसमें आपका देखिए रेतीले टीले हैं, छत्रक चट्टाने हैं, मरुद्यान जो आपका दक्षिणी भागों में है। ढाल के आधार पर मरुस्थल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका सिंध की ओर जो ढाल वाला मरुस्थल है, ठीक है, उत्तरी भाग, और कच्छ के रन की ओर ढाल वाला जो मरुस्थल है वो दक्षिणी भाग। तो यहाँ पे देखिए आपको कहाँ पे मिल जाएगा, ये जो राजस्थान वाला पार्ट है, ठीक। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, तो इधर में देखिए क्या बोल रहा है, ये नॉर्थ वाला पार्ट हो जाएगा, ये कक्ष का रन यहाँ पे है ना, तो ये दक्षिण वाला पार्ट हो जाएगा, यानी साउथ वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक, इतना आप लोगों का क्लियर हुआ। यहाँ अधिकतर जो नदियां हैं ये क्या है, अल्पकालिक है, यानी कुछ समय के लिए इसमें पानी रहता है, कुछ समय के लिए पानी खत्म हो जाता है। मरुस्थल के दक्षिण भाग में बहने वाली जो लूनी नदी है ये काफी महत्वपूर्ण है। लूनी नदी यहाँ से बहती है और इसी में समा जाती है। अल्प वृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल क्या होता है, घटा रहता है, कम रहता है। कुछ नदियां थोड़ी दूरी तय करने के बाद ये मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। यह अंतःस्थलीय अपवाह का भी उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अंतःस्थलीय अपवाह के अंतर्गत कौन सी नदी आती है, तो लूनी नदी आती है। अंतःस्थलीय अपवाह में ऐसा अपवाह क्षेत्र होता है जिसमें ये होता है कि स्थल अंतःस्थलीय यानी कि स्थल से निकल के जो नदी है वो स्थल में ही समा जाए। प्रायः झीलों का जल खारा होता है जिससे क्या होता है, नमक बनाया जाता है। और जैसे आपका सांबर हो गया, डिडवाना हो गया, ये सभी झीलें क्या है, खारी झीलें हैं। तो ये इस तरह से एक एग्जाम्पल ये भी आप कहते हैं कि चूंकि खारा पानी इतना ज्यादा यहाँ पे कैसे आएगा, पहले यहाँ पे मृदा भी उतनी खारी नहीं है, तो इसलिए इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है, आपका समुद्र पहले रहा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा रहा है। थोड़ा सा राजस्थान मैदान की भी आप चर्चा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको फिगर में ये भी दिखा दिया है कि जो राजस्थान, ये देखिए ये वाला एरिया हो गया, ठीक, ये पूरा है आपका राजस्थान इधर से। और यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर या उससे कम होगी। तो यहाँ पे जब रेनफॉल कम होगी 25 सेंटीमीटर से, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका रेगिस्तानी वाले क्षेत्र में आ जाएगा। तो ये पंजाब और गुजरात राज्यों के बीच ये पूरा मैदान पाया जाता है, जिसे हम लोग राजस्थान मैदान भी कहेंगे। और यहाँ पे आपका एक होता है राजस्थान की बांगर मृदाएं होती हैं जो पूर्व क्षेत्रों में होती हैं, और एक इसकी जो है थार मरुस्थल के नाम से जानी जाती हैं जो पश्चिमी क्षेत्रों में होती हैं। यानी इधर वाले रीजन में जो होंगी ये थार वाली होंगी, और इधर वाले रीजन में होगी ये बांगर होगी। थार नहीं बल्कि बांगर होगी, ठीक। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी ढाल से निकलने वाली अनेक जो नदियां हैं कैसी होती हैं, बरसाती नदियां होती हैं, छोटी होती हैं। और कृषि के लिए यहाँ जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो आपका रोही के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसे रोही कहते हैं। लूनी क्षेत्र जो है ये सबसे प्रमुख नदी भी यहाँ पे है, लूनी। यह नदी बरसाती नदी है जो लूनी नदी की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। लूनी के उत्तर का जो क्षेत्र होता है ये थाली कहा जाता है या बालू का मैदान, ठीक है, थाली या बालू का मैदान। ये कौन सा है, या बालू का मैदान कहा जाएगा, जो लूनी के उत्तर वाले में रहेगा, ठीक। सांभर डिडवाना जो है यहाँ की नमकीन झीलें भी हैं, और इसे प्लाया का एग्जाम्पल के तौर पे इसे प्लाया झीलों में आपका कौन सा हो जाएगा, सांभर है, डिडवाना है, ठीक। ये आपकी प्लाया झीलों के अंतर्गत एक एग्जाम्पल के रूप में आ जाती हैं। और सांभर जो झील है ये भारत की सबसे बड़ी इनलैंड नमकीन झील है, ठीक है। इनलैंड यानी कि आपका अंतः स्थलीय, इनलैंड वाटरवे, इनलैंड वाटर लेक, ठीक। थार का मरुस्थल यद्यपि कम वर्षा का क्षेत्र होता है और यहाँ पे जनघनत्व भी बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, हालांकि अन्य मरुस्थलों की तुलना में जनघनत्व यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, तो आप आंख मूंद के लगाएंगे कौन सा, थार का मरुस्थल, यानी कि जो आपका राजस्थान वाला है, ठीक। तो यह मरुस्थल जो है बालू के मैदानों से भरा होता है। बीच बीच में कहीं कहीं ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और राजस्थान का जो मैदान है ये प्रायद्वीपीय पठार का भी हिस्सा रहा है, क्योंकि जो ये
नग्न चट्टानें हैं आपकी, ये प्रदर्शित करती हैं कि भाई ये प्रायद्वीपीय पठारों का हिस्सा है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठारों में ग्रेनाइट या नीस अधिकतर पाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे बरखान भी पाया जाता है, जिसे बालका स्तूप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और यदि हम लोग बात करें मरुस्थलीय प्रदेशों में सबसे प्रमुख शहर जो आपका है, ये जैसलमेर है, ठीक, और बाड़मेर है। जैसलमेर और बाड़मेर ये दो प्रमुख सिटी है जो मरुस्थलों में बसे हुए हैं। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब देखिए तटीय मैदानों को, तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी कहानी की चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि भारत की जो तटरेखा बहुत ही लंबी है, टोटली 9 राज्यों को मानी जाती है। स्थिति और सक्रिय भूआकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर जो तटीय मैदान है, इसको हम लोग बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपका पश्चिम तटीय, एक आपका होता है पूर्वी तटीय। तो यहाँ से ध्यान दे लीजिए, इंडिया का मैप आप देखेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान हो जाएगा, ये आपका पूर्वी तटीय मैदान हो जाएगा। पश्चिमी तटीय जो मैदान है, ये जलमग्न तटीय मैदानों के एक उदाहरण के रूप में है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पौराणिक शहर जो द्वारका है यहाँ पे आपका, ठीक है, द्वारका जो कि किसी समय पश्चिमी तट की मुख्य भूमि का हिस्सा था, अब ये पानी में डूब गया है, और जलमग्न होने के कारण जो है पश्चिम तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र ही बचा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और पत्तनों और बंदरगाह के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां भी ये प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित जो प्राकृतिक बंदरगाह है उसमें आपका है कांडला है, मझगांव है, जेएल नेहरू नावा सेवा है, मरमुगांव है, मंगलौर है, कोचीन है, ये यहाँ के बंदरगाहों में से एक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने जो यहाँ पे मेंशन किया है, जो जेएल नेहरू पोर्ट है या नावा सेवा बंदरगाह, ये कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, और इसको बनाया कैसे गया है, ये आपका मुंबई जो पोर्ट था, ये आपका नेचुरल पोर्ट है, उसी के भार को कम करने के लिए ये जेएल नेहरू या नावा सेवा बंदरगाह बनाया गया। अब देखिए ये एनसीईआरटी में ही ऐसा लिख रहा है, मरमुगांव, मंगलौर और कोचीन बंदरगाह है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसने लिखा है कि प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मझगांव, जेएल नेहरू, नावा सेवा और मरमुगांव, मंगलौर और कोचीन यहाँ पे शामिल है। तो ये ध्यान रखिएगा। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है, जहाँ पे गुजरात में इसे कच्छ या काठियावाड़ का तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट, गोवा का तट, कोंकण या गोवा का तट, कर्नाटक और केरल में क्रमशः इसे मालाबार तट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कोंकण, कर्नाटक में कन्नड़ तट भी कहते हैं। ठीक है, कोंकण या कन्नड़। पश्चिम तटीय मैदान के मध्य जो है ये संकीर्ण है, और परंतु उत्तर और दक्षिण में क्या होते हैं, ये चौड़े होते हैं। इस तटीय मैदान में जो बहने वाली नदियां हैं ये क्या करती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। मालाबार तट की जो विशेष स्थलाकृति है, यहाँ पे आपका बैक वाटर्स है, यानी कयाल जो झीलें हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी लैगून झीलें होती हैं, ये मछली पकड़ने और अंतरस्थलीय नौकायन के लिए काफी प्रयोग की जाती हैं। पर्यटकों के लिए ये विशेष आकर्षण का केंद्र भी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केरल में हर वर्ष नेहरू ट्रॉफी वलाम काली जो नौका दौड़ होती है, इसका आयोजन किया जाता है। पुन्ना मदा कयाल में ये किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो नेहरू ट्रॉफी होती है, नौका दौड़ होती है, ये कहाँ पे आयोजित की जाती है, ये कयाल में होती है, जो बैक वाटर्स है। ये पुन्ना मदा कयाल है जिसका नाम है, और यहाँ पे आपका नेहरू ट्रॉफी जो यह दौड़ होती है। ठीक है, पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में जो पूर्वी तटीय मैदान है ये कैसा है, ये चौड़ा है और उभरे हुए तट का उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, लंबे चौड़े डेल्टा का भी निर्माण करती है। इसमें महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी का डेल्टा है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय कम है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पत्तनों और पोताश्रयों का विकास जो है ये मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा चौड़ा है, 500 किलोमीटर चौड़ा, इसीलिए यहाँ पे पोताश्रयों का विकास कम हुआ है। पूर्वी तट के कुछ पत्तनों के नाम बताइए। तो इसमें आपका देखिए चेन्नई है, तूतीकोरिन है, इंदौर है, पारादीप है, विशाखापत्तनम है, ये सब बंदरगाह यहाँ पे हैं। ठीक, अब थोड़ा सा मैप में आ जाइए, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। अब थोड़ा सा आप मैप में आ जाइए, जिसमें पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए PMFIS का
ये उसने बनाया है। हालांकि यहाँ पे देखिए कक्ष है, ये काठियावाड़ का रीजन हो जाता है। दमन दीव यहाँ पे है आपका, ठीक। कैम्बे की खाड़ी और खंभात की खाड़ी यहाँ पे है। इधर देखिए ये वाला जो रीजन हो जाता है, ये क्या है, ये काठियावाड़ हो गया, ठीक है। इधर नीचे आप आ जाएंगे, यहाँ से देखिए ये हल्का सा जो आपको दिख रहा होगा यहाँ बनाया गया है, ये आपका कौन सा रीजन हो गया, ये कोंकण तट हो गया, ठीक है। और इधर देखिए आप, ये आपका क्या हो गया, मालाबार तट हो गया। और ये जो है सबमर्जेंस का उदाहरण है, कोस्ट लाइन जो दिखाई दे रही है, ये आपका इमरजेंस का, ठीक है, उन्मज्जन और निमज्जन, ठीक। तो इमरजेंस का मतलब ये उमज्जन का, और ये आपका सबमर्जेंस का मतलब निमज्जन का उदाहरण है। ये आपका बेम्बनाद लेक यहाँ पे है। ये देखिए कोरोमंडल तट है, तो कोरोमंडल तट ये कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस की है, ठीक है। यहाँ पे पुलिकट लेक है। और इधर आपका देखिए ये कार्नेटिक प्लेन्स हो गया, और ये आपका आंध्रा का कोस्ट हो गया, ये आपका नॉर्दर्न, ये आपका सरकार है, ठीक है, यानी उत्तरी सरकार। ये आपका उत्कल तट हो गया। तो यानी अलग अलग रीजन में इसके अलग अलग नामों से जानते हैं। अभी आगे देखिए हम इसको और समझा देंगे आपको। ये देखिए आपका, ये है काठियावाड़ का तट, गुजरात वाला रीजन हो गया, ठीक है। महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण कहते हैं। या कर्नाटक का जो तट है, इसे हम लोग कन्नड़ तट के नाम से भी जानते हैं। यह सम्मिलित रूप से कन्नड़ और केरल को, सॉरी, कर्नाटक और केरल का जो तट है, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु पे आ जाइए, तमिलनाडु का ये कौन सा तट हो गया, कोरोमंडल हो गया। इसके बाद ये आंध्रा वाला जो रीजन हो गया, आंध्रा तट हो गया। ये आपका उत्कल तट है, और दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं, ठीक। अब आइए यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं एक एक बना के। ये आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए कल आप लोगों को कराया गया था पूरा पठारों के बारे में। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हम लोग बात कर लें। यदि यहाँ पे इंडिया का मैप आपका बनेगा, देखिए यहाँ पे मैं रफली बना रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा नहीं बना है। ये आपका क्या हो गया, दक्षिण भारत वाला रीजन हो गया, ठीक। और यहाँ पे गुजरात के पास जो है, ये कौन सा है आपका, काठियावाड़ का तट, ठीक है। गुजरात से नीचे आप आएंगे, महाराष्ट्र और गोवा का तट कौन सा हो जाएगा, ये आपका कोंकण तट हो जाएगा। और यहीं आपका कर्नाटक है, तो कर्नाटक का हम लोग कन्नड़ तट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। या कर्नाटक और केरल के तट को हम लोग सम्मिलित रूप से कौन सा तट बोलेंगे, मालाबार तटीय मैदान बोलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका जो है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु का तट हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे कोरोमंडल। और ऊपर आ जाएंगे, इधर आंध्रा का है, तो इसे हम लोग आंध्रा का तट कहते हैं। और ऊपर आपका यहाँ पे उड़ीसा में उत्कल तट हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल के पास जो है, ये बंग तट हो जाएगा। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से, आंध्रा के तट को, उत्कल का तट को, और बंग के तट को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, इसे उत्तरी सरकार तट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो पूर्वी घाट है या पूर्वी तटीय मैदान है, ये आपका कैसा है, ये ज्यादा चौड़ा है किसकी अपेक्षा, ये आपका पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षा ज्यादा चौड़ा है, ठीक। तो ये आप लोगों का यहाँ तक क्लियर हो गया। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और जान लेते हैं, पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। तो पश्चिम तटीय मैदान आपने देखा कि यहाँ पे जो नदियां हैं वो कैसी हैं, एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे यदि आप सफ़ेद रेगिस्तान की बात करेंगे, तो सफ़ेद रेगिस्तान किसे कहा जाता है, सफ़ेद रेगिस्तान आपका कक्ष को कहा जाता है, या कक्ष के रण को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नमक है उसका निक्षेप होता है, और नमक नमक जो है लगभग उसका कलर वाइट होता है, और इसकी वजह से पूरा रेगिस्तान जो है सफ़ेद दिखता है, ठीक। लूनी नदी भी आपका इसी में क्या करती है, समा जाती है। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो ही गया होगा। पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदानों के बारे में।
देखिए मैं ये चाह रहा था कि यहाँ पे आप लोगों को एक एक मैदानों का, जैसे आपका ये काठियावाड़ का मैदान हो गया, ठीक है, आपका जो कुंकड़ का मैदान है, पश्चिमी घाट में भी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, कुंकड़ का मैदान है, आपका कर्नाटक या कन्नड़ का मैदान हो गया। इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल कर लेते हैं, क्योंकि कई बार आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है, ठीक। और आपका कौन सा था, मालाबार का मैदान। चलिए ये पश्चिमी घाट के मैदान है, इसमें थोड़ा सा जान लीजिए कि जो आपका काठियावाड़ का ये प्रायद्वीप का मैदान है, ये आपका जो है कक्ष की खाड़ी के दोनों ओर एक दूसरे को ये क्या करता है, अलग करता है। इसमें छोटा सा रन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जो नल सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। गिर जो पहाड़ी है आपका, यदि यहाँ से आपने फिगर देखा होगा तो ये जो मैदान है ये क्या है आपका, काठियावाड़ का पठार भी यही है, उसी के नाम से ये जो साइड में मैदान है वही आपका काठियावाड़ का मैदान हो गया। कोंकण की बात करें तो इसका जो विस्तार है गोवा तक है, दमन से लेके गोवा तक, ठीक। इसमें आपका मुंबई वाला भी रीजन आ जाता है, और चौड़ाई जो है 50 से लेके 80 किलोमीटर के आसपास है। मुंबई के मुहाने के निकट या महाराष्ट्र में मुंबई के निकट ये मैदान और भी ज़्यादा चौड़ा है। और इसमें जो नदियों की हम लोग बात करें तो इस क्षेत्र में जो नदियाँ आपकी प्रवाहित होती हैं, बैतरणी है, बैतरना नदी है, मांडवी है, ठीक है, मांडवी है, जुआरी नदी है, ये सभी नदियाँ इससे प्रवाहित होती हैं। आगे देखिए, कन्नड़ के मैदान की बात करें तो इसे कर्नाटक का मैदान भी कहते हैं या कन्नड़ का मैदान कहते हैं, ठीक है। मंगलौर के दक्षिण में या मध्य कर्नाटक से पश्चिमी सहारे पे है ये आपका, पश्चिमी तट के आसपास। इसे कर्नाटक का मैदान कर लीजिए, कर्नाटक में है ये, ठीक। और यहाँ पे जो नदियाँ निकलती हैं इस मैदान से, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों की हम लोग बात करें तो शरावती नदी है, सीता नदी है, ठीक है। ये नदियाँ यहाँ से तीव्र ढाल के साथ अरब सागर में गिरती हैं, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है मालाबार का मैदान, तो मंगलौर से लेके कन्याकुमारी तक, मंगलौर से लेके कन्याकुमारी, ठीक। तो मंगलौर से लेके कन्याकुमारी तक आपका जो मैदान है ये मालाबार तट के नाम से जाना जाएगा। और इसकी जो ऊंचाई है कहीं भी 30 मीटर से अधिक नहीं है। इसमें लैगून है, पसजल है, स्पिट है, ठीक है, ये सभी पाए जाते हैं, जिन्हें वहाँ की स्थानीय भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, कयाल या बैक वाटर्स बोलते हैं, ठीक है। जिसमें आपका बेमनाथ कयाल है, अस्तामुडी है, कायम कुलम कयाल है, पराबूर कयाल है, मुरियाड कयाल है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा जो कयाल है ये कौन सा है, बेम्बनाद कयाल है, ठीक। जो क्या है कि एक लंबे स्पिट से ये घिरा हुआ है, और ये अंतिम बिंदु भी है जहाँ से झील समुद्र से क्या होती है, मिलती है, यानी कि यहाँ पे आपका कोच्चि शहर बसा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो अलग अलग कयाल हैं, कयालों को जोड़ के क्या किया गया है, एक मार्ग का भी निर्माण किया, बहुत ही सुंदर लगता है ये, ठीक है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 भी कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे ये हो गया पश्चिम तटीय मैदान। अब थोड़ा सा पूर्वी तटीय मैदान की भी चर्चा कर लिया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिली हैं, ना तो एनसीईआरटी में ये मेंशन किया गया है, ठीक। तो पूर्वी तटीय जो मैदान है ये, या पूर्वी घाट जिसे कहते हैं, ये आपका स्वर्णरेखा नदी उत्तर में, ये ध्यान रखिएगा, स्वर्णरेखा नदी उत्तर में, और दक्षिण में आपका कहाँ तक, कन्याकुमारी तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक। पूर्वी तटीय मैदान ये पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में क्या है, ज़्यादा चौड़ा हुआ है। इसका मेन रीज़न क्या है, यहाँ पे आपका जो डेल्टा का निर्माण करती है, कौन सा है डेल्टा का निर्माण करती है, जो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है, ये सभी नदियाँ हैं। और यहाँ पे आपका इनके डेल्टाई भागों में एक झील है जो आपका कौन सा है, कोल्लेरू झील है। कोल्लेरू झील ये आपका कहाँ पे है, आंध्रा में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आ जाएगा ये।
यह क्या है, एक प्रकार का डेल्टाई झील भी है। पूर्वी जो घाट है इस पे अन्य झीलें जो आपकी जैसे चिल्का झील हो गई, ये कहाँ पे है, ये आपका उड़ीसा में है। ठीक। और आपका जो पुलिकट झील है ये भी आपका यहीं पे है। कौन सी है, पुलिकट झील, ये आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। आंध्रा और तमिलनाडु दोनों में आपका ये पड़ेगी। ठीक है, दोनों ही ये क्या है, लैगून झीलें हैं, यानुक झीलें कहा जाता है। चिल्का की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी लैगून या नमकीन झील है। ठीक है, सबसे बड़ी लैगून झील, जो यानी तटीय झील भी आप कह सकते हैं। लैगून या खारी पानी की झील है ये। ठीक है, अब पूर्वी तटीय मैदान का भी विभाजन कर लेते हैं, क्योंकि आपने देख ही लिया। तो सबसे ऊपर हम लोग क्या उड़ीसा का तट का मैदान कर लेते हैं, उत्कल मैदान। ठीक है, उत्कल मैदान की हम लोग बात करें तो ये उड़ीसा के सहारे आपका स्वर्णरेखा नदी से लेके दक्षिण में महानदी डेल्टा तक, स्वर्णरेखा से लेके महानदी तक जो है इसका विस्तार है उत्कल तटीय मैदान का, जो बेसिकली कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, महानदी डेल्टा के पास इसकी जो चौड़ाई है बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए फिर दूसरा आपका जो है ये है आंध्रा का मैदान। ठीक, आंध्रा के मैदानों में हम लोग देख रहे हैं तो ये जो आपका चिल्का झील है, ठीक, वहां से लेके जो पुलिकट झील है वहां तक, ये आपका आंध्रा में आ जाएगा। गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा भी इसमें शामिल हो जाता है, गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा भी इसमें आ जाएगा। ठीक, और गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा यहाँ पे एक दूसरे से क्या हो गए हैं, मिल गए हैं। और यहाँ पे मैदानों का विस्तार भी हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पे दो प्रमुख बंदरगाह भी हैं, एक आपका है विशाखापत्तनम है, एक आपका मछलीपट्टनम है। बंदरगाह टोटल जो बड़े बड़े हैं वो 13 है। ठीक है, और छोटे छोटे तो 200 के ऊपर जो बंदरगाह छोटे छोटे हैं। अब तीसरा और लास्ट वाला जो है ये है कोरोमंडल तट या तमिलनाडु का मैदान। ठीक है, ये आपका पुलिकट झील से कुमारी अंतरीप तक है, पुलिकट से लेके कुमारी अंतरीप तक ही इसका विस्तार पाया जाता है। लगभग 675 किलोमीटर लंबाई में ये पूरा मैदान आपका फैला हुआ है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबाई चौड़ाई जो है ये कावेरी नदी के डेल्टा के पास है, उसके मुहाने के पास है ये। ठीक, और इनको यदि हम लोग सम्मिलित रूप से बात करें तो स्थानीय आधारों पे जो नाम दिया जाता है, एक आपका जो दिया जाता है उत्तरी सरकार तट। ठीक, तो उत्तरी सरकार का जो ये नाम दिया जाता है, ये इसमें आपका आंध्रा का भी हिस्सा आ जाता है और उड़ीसा वाला भी आ जाता है। क्योंकि इस समय जो है ये शेरशाह सूरी के समय इस राज्य का विभाजन इस समय हुआ था, और सरकार का मतलब होता था उस समय जिला की तरह एक। ठीक है, और निजाम शासन जब आया तब इसमें उत्तरी क्षेत्र के को उत्तरी सरकार के नाम से भी जाना जाने लगा, और वही नाम आज भी प्रचलित है जो हम लोग बोलचाल में लेते हैं। इसमें उड़ीसा का दक्षिणी, आंध्रा का उत्तरी तटीय, सम्मिलित रूप से हम लोग जो कहते हैं ये उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो कोरोमंडल तट या तमिलनाडु का जो मैदान है इसकी बात कर लें तो कोरोमंडल जो शब्द है ये आपका चोल मंडलम से विकसित हुआ है। ठीक है, किससे, कोरोमंडल जो है ये आपका कोरो यानी चोल, चोल मंडलम से विकसित हुआ है। ऐसे क्षेत्र जो चोल शासकों द्वारा शासित होते थे उन्हें चोल मंडलम के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने इसे क्या किया, कोरोमंडल के नाम से उच्चारण किया। ठीक है, अंग्रेजों ने चोल मंडलम इस तरह से आपका हो जाएगा तो अंग्रेज क्या इसे बोले, चोक को बोल दिए, और अंग्रेजों ने इसे कोरोमंडल के नाम से उच्चारण किया और यही ज़्यादा प्रसिद्ध भी हो गया। और वर्तमान में जो है उत्तरी सरकार के दक्षिण से कन्याकुमारी तक जो पूरा तटीय मैदान है वो का किस नाम से जाना जाएगा, कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है द्वीप समूह, जो आपका एनसीईआरटी में है द्वीप समूह। तो द्वीप समूह को हम लोग कल देखेंगे।
और द्वीप समूहों के बारे में हम लोग पूरा द्वीप समूहों की बात करेंगे, गंगा सागर द्वीप की, निमोर द्वीप की, अब्दुल कलाम द्वीप की, जितने ऑलमोस्ट द्वीप हैं उसको फिगर सहित हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। इसके अलावा जो आप लोगों का बैचेज चल रहे हैं, यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए राजस्थान कॉलेज व्याख्याता का भी स्टार्ट है, और ये पूरा जो लेक्चर आपका चल रहा है बहुत ही डीप में हम लोग बात कर रहे हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, आप इस ऐप पे जाके बैच को देख सकते हैं, और जल्द ही इसमें आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट होगा। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।